नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स से कूलाम के नियम के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम को प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्यरत रहता है, वो उन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लिया हमने ये आपका Q1 है, पहला आवेश, ये आपका Q2 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। ये दोनों बिंदु आवेश क्या है? अपनी जगह पर स्थिर हैं बिल्कुल। ये Q1 है, ये Q2 है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। तो कूलाम ने इसके बारे में बताया। कूलाम के अनुसार, कूलाम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेश, वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, उन दोनों आवेशों के बीच की, यानी इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बताया इन्होंने। यानी कूलाम ने बताया, मैं दोबारा इसे रिवाइज में ले रहा हूं। उन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, आपके ये बिंदु है Q1 और Q2, दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी आपकी स्मॉल r है। तो इन पर जब ये दोनों बिंदु आवेश हैं और स्थिर हैं तो इन पर क्या होगा? एक बल काम करेगा, जो कि बल क्या होगा? वैद्युत बल होगा। तो जो वैद्युत बल होगा उन दोनों आवेशों, यानी इस आवेश Q1 और Q2 आवेश के परिमाण का मतलब होता है मात्रा, जितनी इनकी क्वांटिटी है, परिमाण के गुणनफल, इन दोनों परिमाणों का गुणनफल हम लोग कर देंगे, उसके ये अनुक्रमानुपाती होता है। तथा इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने बात हमें बताई। दोबारा देखते हैं। यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों
आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, माना मैंने मान लिया वो दो बिंदु आवेश क्या है, Q1 और Q2 हैं। वो दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उन पर वैद्युत बल क्या काम करेगा। तो हम लोग लिखते हैं पुनः, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इन पर कार्यरत वैद्युत बल जो F होगा वो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू, यानी यहाँ पर समझे डिफिनीशन से ही, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यानी ये दो परिमाण हैं Q1 और Q2, इनका गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू इंग्लिश में कहते हैं इसे, ये हो गया इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तथा यानी एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है, के वर्ग यानी इसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का होता है, मतलब 1/r², दूरी के वर्ग का स्क्वायर हो गया। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r², यानी इस पर इन दोनों बिंदु आवेशों पर जो वैद्युत बल काम कर रहा है वो उसके इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख ली। अच्छा, ये जब बात हो गई यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रोपोर्शनल टू है, अगली कंडीशन में, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, F बराबर, जब यहाँ पे मैं बराबर लूंगा तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू लग जाएगी जो कि K होता है, ये हो जाएगा आपका K, F बराबर K Q1 Q2/r²। तो मैं इसे यहाँ पर बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, यानी F बराबर K Q1 Q2/r²। अब हमने यहाँ पर देखा, जब मैंने प्रोपोर्शनल टू को हटाया तो हुआ क्या, यहाँ पर यानी K आ गया। K जो कि क्या है, यहाँ पर K क्या है, यहाँ पे ये एक नियतांक का काम करता है, तो हम लोग लिखेंगे जहां K एक अनुक्रमानुपाती जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अच्छा, जहां ये K हो गया, अब पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं इसे अरेंज कर रहा हूं, शायद नोट कर लिया होगा आपने। इसके आगे का मैं अभी देख रहा हूं। चलिए, तो यहां तक हो गया था कि जहां K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अच्छा, मान लीजिए कि K जो है वायु या निर्वात में स्थित है, यदि K वायु या निर्वात में स्थित है, तो K का मान, अच्छा, जब वायु या निर्वात में K हो तो इस स्थिति में हम लोग
k का मान 9 गुणे 10 की घात 9, 9 गुणे 10 की घात 9, और आपका ये है कूलाम स्क्वायर, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ से हम इसका मात्रक भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हो गया आपका k का मान 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, या लिख देते हैं। यदि k वायु या निर्वात में स्थित है तो k का मान इतना हम लोग लिखते हैं, लिखते या होता है, सीधे इतना होता है। ठीक है, अब जब ये वायु या निर्वात में स्थित है तो हम लोग आवश्यकता अनुसार इसे क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूं F बराबर कांस्टेंट मान यहाँ पे रख रहा हूं 9 गुणे 10 की घात 9 और डॉट लगा दीजिए इंटू Q1 Q2। यहाँ पर k का मान रख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर k का मान 9 गुणे 10 की घात 9 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो एक तो कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन हमारी ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होती है, हम लोग इसको आवश्यकता अनुसार k को आवश्यकता अनुसार हम लोग, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आवश्यकता अनुसार k को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग जो वैद्युत बल होगा वो इस स्थिति में बेटा क्या होगा, 1 यानी F बराबर k के स्थान पर, क्योंकि k की जगह पे मैंने वैल्यू भी रखी है और k की जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो इसे मैं लिख दूंगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं, और इसका जो मात्रक होगा वो आपका न्यूटन होगा, इसका मात्रक न्यूटन होगा। तो इतना हो गया इस कंडीशन में। आगे हम लोग, अच्छा जब इस k का मान ये है तो स्वाभाविक है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान भी इतना ही होगा, तो हम लोग इसको भी लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान 9 गुणे 10 की घात आपका 9 हो जाएगा। मात्रक आपका ऊपर लिखी है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और है, इसमें जो एप्सिलॉन 0 है इसका भी मान होता है। एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है, अच्छा जहाँ मैं लिखता हूँ, पूरी बात लिखता हूँ, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, वैद्युतशीलता है, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, मैं सीधे वैद्युतशीलता लिखता हूँ, वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, वैद्युतशीलता है, और इसका मान एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12, 8.85 गुणे 10 की घात -12, और इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी एक अपने मायने में रखता है, इसका भी मान रखना पड़ता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो यहाँ तक हो गया होगा, इसको मैं नीचे इरेज करता हूँ। अच्छा, अगर मान लीजिए यदि आवेशों का माध्यम, यदि आवेशों का माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त, यदि आवेशों का माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त निर्वात के
अतिरिक्त यदि आवेशों का माध्यम वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ है तो अन्य कोई परावैद्युत पदार्थ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में, जैसे आपका हो जाएगा जल है, कांच है और कागज है, मोम है, और आप लिख सकते हैं अभ्रक, अभ्रक, ये हैं। तो बिंदु आवेशों के मध्य या बीच एक ही बात है, आवेशों के बीच वैद्युत बल जो होगा वो आपका F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। ये होगा, इसका मात्रक न्यूटन होता है। यानी दोबारा समझ लीजिए, यानी आवश्यकता अनुसार K को हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन हो गया, क्योंकि बल का मतलब न्यूटन होता है। इसका मान ये मैं रख सकता हूँ, एप्सिलॉन 0 जहाँ निर्वात की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि आवेशों का जो माध्यम है वो वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई माध्यम है, जैसे जल है, कांच है, कागज है, मोम है, अभ्रक है, यदि ये है तो आवेशों के, यानी इन आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल काम करेगा वो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर सॉरी के छूट गया था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। चलिए, मैं आपका ये पूरा हो गया है। अब मैं एक पॉइंट आपको लिखाता हूं। पॉइंट ये है, आप नोट करके लिख सकते हो इसको। पॉइंट ये है कि यदि आवेशों का माध्यम वायु या निर्वात है, चलो मैं लिख ही रहा हूं तो समय बचेगा, यदि आवेशों का माध्यम वायु या निर्वात है तो K का मान 1 तथा यदि आवेशों का माध्यम वायु या निर्वात है तो K का मान 1 तथा अन्य माध्यमों, जो कि माध्यम में आपको लिखा चुका हूं, नहीं लिखूंगा यहाँ पे, जल, कांच, कागज, मोम, अभ्रक, अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक व धातुओं के लिए अनंत होता है। ये मेन पॉइंट है। यदि आवेशों का माध्यम वायु या निर्वात है तो K का मान 1 तथा अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक व धातुओं के लिए अनंत होता है। तो ये आपका कूलाम का नियम है। आप इसे विधिवत तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करें इसकी, और ये बहुत ही क्लास 12 के यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है।